वुड्स रिएक्शन कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं में विभिन्न अभिक्रियाओं के खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर कार्बनिक अभिक्रियाओं के नाम दिए जाते हैं। उसी नाम की कड़ी में ये एक रिएक्शन है जिसको कि वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। वुड्स अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड का प्रयोग करते हैं सोडियम धातु के साथ। माध्यम जो हम देते हैं वो शुष्क ईथर का, यानी शुष्क ईथरी माध्यम में एल्किल हैलाइड जब सोडियम धातु से क्रिया करती है तो इस क्रिया के फलस्वरूप संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनता है। ये पूरी क्रिया जो है वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, यानी शुष्क ईथरी माध्यम में सोडियम धातु की एल्किल हैलाइड से क्रिया के फलस्वरूप एल्केन का बनना वुड्स अभिक्रिया कहलाएगी। हम जब वुड्स अभिक्रिया लिखेंगे तो वुड्स अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण होगा उस रासायनिक समीकरण में Rx का प्रयोग होगा। इसमें जो Rx में R है वो एल्किल हैलाइड एल्किल कहलाता है। एल्किल का सामान्य सूत्र जो होगा, सामान्य सूत्र वो CnH2n+1 होगा, यानी हाइड्रोजन जो है कार्बन के दुगने से एक अधिक होगा। तो अगर हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो हमको हाइड्रोजन 3 मिलेगा, यानी CH3 ये मेथिल समूह हुआ जो कि एल्किल का प्राइमरी उदाहरण है। इसी तरह से 2 कार्बन अगर हम लें तो ये मिलेगा हमको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये एथिल हुआ। ठीक है, यह बहुत क्लियर कट करने वाली बात है कि हमारे पास एल्किल समूह 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल, आइसो और नियम। नॉर्मल में सभी कार्बन परमाणु एक क्षैतिज रेखा में एक दूसरे से बने होते हैं। आइसो में 2 CH3 समूह जो है CH के साथ बना होता है और नियो में 3 CH3 समूह कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में आता है। ये तो नॉर्मल, आइसो और नियो 3 प्रकार के एल्किल समूह हो गए। इसमें से नियो समूह जो है ये वुड्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। वुड्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो वुड्स अभिक्रिया में Rx का प्रयोग होगा। इसमें R एल्किल समूह है, X जो है ये हैलोजन है, X हैलोजन है। हैलोजनों के रूप में हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का प्रयोग करते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया को हम सामान्य रूप से लिखते हैं Rx + 2Na और +Rx। माध्यम जो यहाँ लगता है वो शुष्क ईथर का लगता है, शुष्क ईथर। इसमें हैलोजन परमाणु जो है ये धनायन सोडियम द्वारा पिकअप कर लिया जाता है। तो R सिंगल बॉन्ड R और +2NaX बनता है। तो अगर हम यहाँ मेथिल क्लोराइड ले लें CH3Cl, तो CH3Cl + 2Na + CH3Cl, माध्यम शुष्क ईथर का, शुष्क ईथर। तो हमको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड R के अंतर्गत
CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एथेन प्राप्त होगा और +2 NaCl। ठीक है, तो इस रिएक्शन में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हैलोजन को भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। एल्किल के अंतर्गत आपको ये ध्यान देना होगा कि जो एक एल्किल समूह यहाँ आप ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ मेथिल लिया, वही एल्किल समूह यहाँ होना चाहिए, है ना। अगर दो भिन्न एल्किल समूहों का हम प्रयोग करेंगे तो हमको दो भिन्न संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम दो भिन्न एल्किल समूहों का प्रयोग करते हैं तो वुड्स अभिक्रिया के अंतर्गत हमको दो अलग अलग एल्केन मिलेंगे, यानी एल्केन का समूह हमको मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात ये होगी। दूसरे इस रिएक्शन पर आप देखिए कि हमने मेथिल क्लोराइड से इस रिएक्शन को स्टार्ट किया है, तो मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन के स्टार्ट में हमको एथेन मिला है, यानी एल्किल में जितना कार्बन होगा उसके दुगने के बराबर हमको कार्बन यहाँ मिलेगा। तो वुड्स अभिक्रिया में ये मुख्य बात यह है कि जितना कार्बन हम एल्किल समूह में प्रयुक्त करते हैं उसके दुगने कार्बन के बराबर हमको एल्केन मिलता है, यानी हमेशा एल्केन जो मिलेगा वो सम संख्या में मिलेगा। यानी अगर एक कार्बन का एल्किल है तो दो कार्बन का एल्केन मिलेगा, दो कार्बन का है तो चार कार्बन का मिलेगा, तीन कार्बन का है तो छः कार्बन का मिलेगा, चार कार्बन है तो आठ कार्बन का मिलेगा। इसका मतलब वुड्स अभिक्रिया के अंतर्गत हमको या तो दो या चार, छः या आठ कार्बन के एल्केन मिलेंगे। वुड्स अभिक्रिया के अंतर्गत हमको तीन कार्बन का एल्केन या फिर पाँच कार्बन का एल्केन या फिर सात कार्बन का एल्केन नहीं मिलेगा। अब हम दूसरा उदाहरण अगर लें, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br +2 Na प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ मेन बात यह है कि आप दोनों जगह एक ही एल्केन हैलोजन परमाणु ले सकते हैं, दोनों जगह हैलोजन परमाणु भिन्न भी रख सकते हैं। मतलब अगर हम एक स्थान पर ब्रोमाइड लेते हैं तो दूसरे स्थान पर हम क्लोराइड या आयोडाइड ले सकते हैं। यहाँ माध्यम हो गया शुष्क ईथर का, तो हमको दो कार्बन से हमने प्रारंभ किया था, हमको चार कार्बन का एल्केन मिलेगा, यानी फिर हमको मिल जाएगा N-ब्यूटेन प्लस 2NaBr। अब अगर हम दूसरा उदाहरण लेंगे, हाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br प्लस 2Na प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl शुष्क ईथर तो यहाँ ब्रोमाइड और ये क्लोराइड सोडियम के साथ क्रमशः सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। हमको जो एल्केन मिलेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaBr और प्लस NaCl। तो अब कुल मिलाकर के हो गया 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पर मेथिल है और फिर उसके बाद जो है 3 नंबर पर मेथिल है, तो 2,3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, ये हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा।
यानी हमने जो शुरुआत की थी वो 3 कार्बन से शुरुआत की थी और यहाँ हमको कुल मिलाकर के 6 कार्बन परमाणु के एल्केन प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो टर्शरी समूह है यानी नियो ग्रुप जो है वो वुड्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम उदाहरण ले लें अलग अलग एल्किल समूहों का, जैसे हमने लिया CH3Cl प्लस 2Na प्लस C2H5Br, तो अब इसकी क्रिया जो है भिन्न भिन्न होगी। मतलब क्या है, इस क्रिया में मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथरी माध्यम में सोडियम धातु से क्रिया करेगा ये, और फिर इसी तरह से एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस 2Na प्लस C2H5Br शुष्क ईथरी माध्यम, ये अलग अलग क्रियाएं मिलेंगी तो हमको दो अलग अलग एल्केन मिलेंगे। एक एल्केन मिला एथेन और एक एल्केन मिलेगा 4 कार्बन का N-ब्यूटेन प्लस 2Na Br N-ब्यूटेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वुड्स अभिक्रिया में दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह लेते हैं तो हमको एल्केन का मिश्रण मिलेगा, एल्केन का मिश्रण मिलेगा। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट्स ऑल। इस तरह से ये वुड्स अभिक्रिया पूरी हो।